प्यारे बच्चों, इसके पहले जो वीडियो आपको प्रोवाइड किए गए हैं उसमें प्रथम पार्ट आपका जो है कक्षा 12 के सिलेबस में शीत युद्ध था। उसमें जो भी चीज़ें थीं मोस्टली या ज़्यादातर आपको बताई जा चुकी हैं। बाकी चीज़ नोट्स के माध्यम से आपको भेजे गए और आगे भी भेजे जाएंगे। अब हम लोग का जो है पार्ट 2 स्टार्ट होना है। पार्ट 2 आपका है सोवियत गुट का विघटन तथा द्विध्रुवता की समाप्ति। जैसा कि आप जानते हैं, जो शीत युद्ध का कार्यकाल मैंने पहले भी बताया है, 1945 में शीत युद्ध के बाद से 1991 में सोवियत संघ के विघटन तक था। विश्व की राजनीति में माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और ये सत्य भी है, कि ज्यों ही 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसी के साथ जो है शीत युद्ध की समाप्ति भी हो गई और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो विश्व के सभी राष्ट्र लगभग 2 गुटों में कह सकते हैं या 2 ध्रुवों के रूप में पोलराइज हो गए थे। बहुत से देश एक गुट का, बहुत से देश दूसरे गुट का समर्थन कर रहे थे। ऐसी स्थिति में 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ पूरी तरह से शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। साथ ही जो है द्विध्रुवता का भी अंत हो गया। हुआ क्या इसके बाद बच्चों, कि ज्यों ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत गुट 2 भागों में बंट गया, तो पूरी दुनिया में या विश्व स्तर पर, जो कि दूसरे गुट के रूप में अमेरिका को माना जाता है, अमेरिका था, उसका वर्चस्व धीरे धीरे विश्व स्तर पर कायम होने लगा। चूंकि विरोध के रूप में या विरोधी के रूप में, जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं अमेरिका से टक्कर ले रहा था, वह सोवियत संघ ही था। चूंकि विघटन के साथ सोवियत संघ की शक्तियां भी कई खंडों में विभक्त हो गईं, और शक्तियों के विघटन के साथ सिर्फ शक्तियां ही नहीं विकसित हुई सोवियत संघ की, हर दृष्टि से अगर कहा जाए, देखा जाए, चाहे वह आर्थिक रूप से कह सकते हो, चाहे वैचारिक रूप से कह सकते हैं, राजनीतिक रूप से कह सकते हैं, यानी कि किसी भी परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो ज्यों ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसकी सारी शक्तियां, उसका प्रारूप चाहे जो भी हो, वह सब कुछ विभक्त हो गया या बट गया। एक प्रकार से इसका समापन पूरी तरह से हो गया या इसकी समाप्ति हो गई द्विध्रुवता की। लेकिन जहां एक प्रकार से 2 गुट एक दूसरे को वर्चस्व के रूप में सामने थे, एक दूसरे को हर मामले में डिमोलाइज करने की कोशिश करते थे, नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, और वह स्थिति ही समाप्त हो गई, तो निश्चित यह है कि जहां पर स्थिति समाप्त हो जाएगी तो निश्चित है कि किसी एक को बढ़ने का मौका मिलेगा। मीन्स अमेरिका, जो कि पूंजीवादी देशों का समर्थन कर रहा था, उसको बढ़ने का मौका मिला, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी छवि जो है समाप्त हुई, और अमेरिका की छवि एक तरह से पूंजीवादी देशों के रूप में, या जो कि पूंजीवादी देशों का समर्थन करता था, उसकी शक्ति धीरे धीरे क्या हुई, बढ़ने लगी। यद्यपि यह सत्य है, या कहा जा सकता है कि विश्व युद्ध के दौरान चाहे जो हारने वाले देश रहे हों, चाहे जर्मनी रहा हो, इटली रहा हो, जो भी रहे हों, या जो जीतने वाले देश थे, चाहे फ्रांस रहा हो, ठीक है, या ब्रिटेन रहा हो, यह दोनों ही आर्थिक रूप से कमजोर हुए। ऐसा नहीं है
ये आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि वही देश या उन्हीं देशों की स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर हुई या वैचारिक रूप से या राजनीतिक रूप से जो हारे या जो युद्ध में मात खाए। लेकिन यहाँ एक कटु सत्य ये भी है कि वह देश भी अपने आप को असहाय पाए, कह सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर पाए, जो कि युद्ध में विजेता की श्रेणी में थे। रीजन क्या था कि यह युद्ध जो हुआ जिसमें कि बहुत से देश शामिल हुए, दोनों गुटों के माध्यम से, दो ध्रुवों के माध्यम से, उसमें बहुत सी स्थिति ऐसी आई कि जैसे हमने कहा कि कुछ देश इसमें पूर्ण रूप से सम्मिलित या पूर्ण रूप से कह सकते हैं सम्मिलित होना नहीं चाहते थे। कुछ परिस्थितियां, कुछ मजबूरियां, कुछ अन्य बहुत से रीजंस थे, कारण थे, जो कि न चाहते हुए भी उनको अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होना पड़ा। और सम्मिलित होने का मतलब चाहे वह सैनिक अड्डा बनाने के लिए दिए हों या आर्थिक संसाधन के रूप में मदद की हो या अन्य कोई भी उनकी आर्थिक मजबूरियां या समस्याएं जो रही हैं, जिसके कारण कह सकते हैं कि वह इसमें सम्मिलित हुए। लेकिन अगर पतन की बात करेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर होने की बात करेंगे, तो वह राष्ट्र भी पराजित हुए जो युद्ध में विजयी हुए, वह राष्ट्र जो कि युद्ध में हारे वह तो पराजित हुए ही। कहने का तात्पर्य यहां यह है कि विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ 1945 में जब शीत युद्ध प्रारंभ हुआ और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ, यह एक ऐसा कार्यकाल रहा जिसमें उन सब बिंदुओं पर या उन सब बातों को लेकर बीच बीच में खुलकर युद्ध नहीं हुए, लेकिन इस दौरान तनाव की स्थिति अवश्य कभी कम कभी ज्यादा हुई। देखा यह गया कि अगर सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया और विश्व स्तर पर साम्यवादी देशों का वर्चस्व समाप्त हो गया, पूंजीवादी देशों को या पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, ऐसी स्थिति में कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर 1917 में से ही रूस में साम्यवादी व्यवस्था अपनाई गई थी। और यहां यह कह सकते हैं कि सोवियत साम्यवादी व्यवस्था सोवियत साम्यवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जो 1917 में प्रारंभ की गई, लेकिन विघटन के बाद भी 1991 में यह व्यवस्था रूस में यथास्थिति बरकरार रही। कहने का तात्पर्य है कि विघटन के बाद भी रूस और रूस के जो विघटित भाग हुए वह अपने मूल सिद्धांतों से नहीं हटे। यानी कि जिस रूस की पहचान साम्यवादी के रूप में या साम्यवादी देश के रूप में या साम्यवादी देशों का समर्थन करने के रूप में जाना जाता था, उनकी स्थिति विघटन से पहले भी वही स्थिति थी और विघटन के बाद भी यथास्थिति कायम रही। यानी कि कह सकते हैं कि यह अपने आप में सोवियत संघ की एक बड़ी विशेषता थी कि विघटन के बाद भी वह अपने मूल सिद्धांतों से नहीं हटा। परिणाम क्या हुआ कि अंत तक देखा गया कि जो देश रूस के साथ विघटन से पहले जुड़े थे उनका समर्थन विघटन के बाद भी रूस के साथ यथास्थिति बरकरार रहा। यानी कि जो देश रूस के विघटन से पहले नीति और सिद्धांतों से सहमत होकर या उसकी पॉलिसी से सहमत होकर या विचारों से सहमत होकर, चाहे वह विचार आर्थिक रूप से रहा हो, चाहे राजनीतिक रूप से रहा हो, चाहे साम्यवादी रूप से रहा हो, यानी कि किसी भी पहलू से सहमत होकर सोवियत संघ का समर्थन करते थे। और लेकिन विघटन के बाद 1991 में कुछ देश जो कि सोवियत संघ की
विघटन के बाद कमजोर समझने लगे और अलग हट गए, लेकिन जो देश मूल रूप से सिद्धांतों से जुड़े थे वह 1991 में विघटन के बाद भी रूस के साथ यथास्थिति जिस तरह पहले थे जुड़े थे, बाद में भी उसी तरह जो है जुड़े रहे। इसके बाद बात आती है बच्चों रूस के तकनीकी और आर्थिक विकास। यहां पर एक चीज जानना जरूरी है कि जैसे किसी की स्थिति खराब हो जाती है तो एक पहलू यह होता है कि वह बैठ के इस बात पर एनालिसिस करे कि आज जिस स्थिति में हम पहुंचे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदार कौन है। रूस का शासन, चाहे रूस की क्रांति से हम पहले देख लें, विश्व युद्धों के दौरान देख लें, शीत युद्धों के दौरान देख लें, रूस एक ऐसा देश कह सकते हैं रहा है, जबकि इसकी पहचान संघ के रूप में की जाती थी। इस देश ने लीक से हटकर कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया या कुछ ऐसे सिद्धांतों का पालन नहीं किया जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी छवि खराब हो। लेकिन विघटन के पश्चात चूंकि रूस को अपना विकास करना था, एक ऐसा विकास जो कि टूटे हुए कड़ियों को जोड़ सके। कहने का तात्पर्य यहां पे है, जैसे हमने बताया था कि 1991 में विघटन हो गया, लेकिन विघटन एक कह सकते हैं कि ऐसी सडन या अचानक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक ऐसी स्थिति थी जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। परिस्थितियां ऐसी हुई रूस में, चाहे वहां के राजनेताओं द्वारा या विश्व की राजनीति ऐसी कुछ हुई या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस या घटनाएं घटी रूस में जो कि उसके विघटन के लिए रिस्पॉन्सिबल हुई या जिम्मेदार हुई। लेकिन पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि रूस की जनता उसके लिए जिम्मेदार थी। लिहाजा ऐसी स्थिति में विघटन के बाद भी उसका मेन मोटो यह था कि पुनः रूस का एक बार ऐसा विकास किया जाए जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या विश्व स्तर पर जो छवि बरकरार रही वह छवि पुनः एक बार कायम हो सके। ऐसी स्थिति में तकनीकी और आर्थिक, जैसा कि हमने बताया कि विश्व युद्ध के दौरान या शीत युद्ध के दौरान जो देश विश्व युद्ध में विजयी हुए या जो देश हारे, स्थिति दोनों की आर्थिक रूप से कमजोर हुई। तो निश्चित यह है कि विश्व युद्ध, शीत युद्ध, इसके बाद विघटन रूस के या रूस की जनता के ऊपर परिस्थितियों या मुसीबतों की जो कड़ियां हैं एक के बाद एक जो है जुड़ती नहीं। ऐसी स्थिति में निश्चित यह है कि जब तक एक सिस्टमेटिक या तकनीकी विकास नहीं किया जाए या किया जाता, तब तक रूस जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर अपनी छवि बरकरार रखने में या कायम रखने में सफल नहीं रह पाता। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से रूस ने एक प्लानिंग किया। प्लानिंग एक कि विकास सभी लोग करते हैं, लेकिन विकास का अगर एक खाका खींचा जाए, एक प्लानिंग किया जाए जिससे कि कम खर्च में, कम समय में, कम लागत में, कम परिश्रम से जनता को लाभ भी अधिक मिले और आर्थिक रूप से या अन्य किसी रूप में संबंधित देश के ऊपर उसका भार भी कम आए। परिणाम स्वरूप
रूस ने तकनीकी विकास का खाका खींचा। तकनीकी विकास मीन्स टेक्निकल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो तकनीकी से जुड़ा हो, किसी न किसी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो। चूंकि टेक्नोलॉजी उस समय की आवश्यकता थी, एक ऐसी आवश्यकता देश को प्रगति के पथ पर ले जा सकती थी। ऐसे प्रगति, ऐसा प्रोग्रेस जो कि पीछे की चीजों को या जो आर्थिक नुकसान रूस सोवियत संघ के ऊपर हुए या सोवियत संघ के जनता के ऊपर हुए, चाहे वह किसी भी माध्यम से, उसका कंपनसेशन रूस की जनता को मिल सके, उसका कंपनसेशन रूस के राजनेताओं को मिल सके, उसका कंपनसेशन वहां के लोगों को मिल सके, जिससे कि अपनी भूली हुई चीजें, अपनी गंवाई हुई चीजों को वह पुनः एक बार बैकडोर से या किसी भी माध्यम से प्लेटफॉर्म पर ला सकें। चूंकि किसी भी देश का या किसी भी देश के लोगों का पहचान वहां के अर्थ के ऊपर, अर्थ मीन्स वहां के पैसे पर निर्भर करता है। पैसा मीन्स धन वहां की देश की स्थिति को या तो ऊपर कर सकता है या तो नीचे कर सकता है। ऐसी स्थिति में विकास और तकनीकी दोनों अलग अलग चीजें थीं, लेकिन वहां के लोगों ने, वहां के नेताओं ने, वहां की सरकार ने दोनों को कंबाइंड किया, दोनों को एक तरह से संयुग्मी रूप से एक साथ मिलाकर चलने का प्लानिंग तैयार किया। उसका परिणाम यह देखा गया कि रूस, जिसने कि अपनी छवि विघटन के पश्चात थोड़ा गंवाई थी, अमेरिका को एक छत्र राज्य करने का मौका मिला, विश्व स्तर पर पूंजीवाद को तेजी से बढ़ने का मौका मिला। चूंकि विरोध के रूप में या विरोधी के रूप में तो सोवियत संघ ही हुआ करता था, लेकिन चूंकि उसकी स्थिति विघटन के पश्चात समाप्त हो गई, ऐसी स्थिति में पुनः एक बार जब रूस ने प्लानिंग का या तकनीकी विकास का खाका खींचा, तो कहीं नहीं अमेरिका को फिर जो है सोचना पड़ा। और वर्तमान समय में बच्चों, अगर देखा जाए, अगर आप इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो निश्चित तौर पर फिर एक बार कहेंगे कि अमेरिका में भले ही वह स्थिति नहीं हुई, लेकिन सोवियत संघ में विघटन के बाद भी आज का जो सोवियत संघ है या आज का जो रूस है, वह पहले के सोवियत संघ की तरह ही है। और निश्चित है कि अगर विकास की दर सोवियत संघ में यही रही, तो वह जिस तरह पहले था वह बाद में भी बना रहेगा। प्यारे बच्चों, इसके बाद जो भी चीजें हैं वो आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएंगी। और जो आपका पहला लेसन समाप्त हो चुका है उसका आप नोट्स बनाएंगे, और आगे जो पार्ट 2 शुरू हुआ है इसको भी आपको नोट्स PDF के द्वारा भेजे गए हैं, उसको आप नोट करेंगे और जो भी समस्याएं होंगी उस पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।